अस्सलाम वालेकुम। के टीवी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाजरीन, सदनोती से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन तल्लत मलक तल्लत महमूद, जो कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ कबल उनके साथ एक हादसा पेश आया था कि चंद नौजवानों ने उन्हें अगवा किया, तशद्दुद किया, और तशद्दुद भी ऐसा कि जो बदतरीन तशद्दुद था। आज के हमारे इस प्रोग्राम शोर से शौर तक के खात्मे में मेरा साथ देंगे मलक तल्लत महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया तल्लत, आपने हमें टाइम दिया। आज तल्लत से हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि आखिर क्या वजह हुई थी कि तल्लत के साथ ये जो जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, कुछ अभी भी क्या एफआईआर तो उनके खिलाफ हो गई थी, जो मुल्ज़मान थे क्या वो पकड़े गए या नहीं। आज हम तल्लत से बात करेंगे। तल्लत, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे इजहार अफसोस करता हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन यकीनन आपको घबराना नहीं है, बल्कि इन नापाक अज़ाइम का आपने मुकाबला करना है। तो ये बताइए कि इस वक्त आपकी सेहत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जो एक सदाए एहतजाज हम कर रहे हैं उसमें आपने अपना भी अपने टीवी चैनल की तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी सेहत तो आपके सामने ही है, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन आपको पता है कि जो कान का मसला है वो नाजुक मसला होता है। उसमें चूँकि कान का पर्दा जो है और टेम्परल बोन जो है वो आपको पता है एक हसास मामला है, उसमें इन्फेक्शन का ख़दशा है। अच्छा तल्लत, ये बताइए कि इस वक्त तक जो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जो जिन्होंने भयानक आपके साथ एक तशद्दुद किया, जुल्म किया, तो क्या वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद मुलजमान चूँकि भाग गए थे, उनके दो मुलजम जो हैं उनमें से एक के मेरे हाल में वालिद साहब और उनका कोई ड्राइवर वगैरह है वो गिरफ़्तार थे। तो असल जो मुलजमान थे उनमें से कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। क्या आप पुलिस से राब्ते में हैं? जी बिल्कुल, एसएचओ साहब प्रॉपर राब्ते में हैं। क्या कह रही है पुलिस कि हम इस वक्त तक पकड़ने में नाकाम क्यों हैं? कह रहे थे कि हम जितने भी ज़राए हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको गुरुकार ला के करेंगे, लेकिन आज मैंने सुना है कि वो अबूरी ज़मानत भी करवा गए हैं। देखते हैं फिर, चूँकि ज़मानत के बाद तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने अपने आप को एक जाल में, ट्रैप में खुद फंसा लिया है। तलत, अगर आप ये बताएं कि जितना जुल्म आपके साथ हुआ है, आपका जिस्म, जो हमें फुटेजेस मिली, लग यूँ रहा है कि आपके जिस्म को काटा गया है, कट लगे हुए हैं, आपका जिस्म फटा हुआ है, खून जमा हुआ है। तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल मर्डर करने की कोशिश की। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी थी, आपको बचा लिया। तो क्या ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फ़ोन पे मुसलसल उनको कोई हदायत आ रही थी कि इसको आप गोली मारें। मुझे तो लग रहा था कि आप ये शूट कर लेंगे मुझे, फिर उसके बाद फिर कि आप गोली मारें, फिर आप गोली मारें। मतलब इतना तशद्दुद के साथ साथ ये भी उनको साथ डिक्टेशन मिल रही थी कि आप इसको गोली मार दें। तो उन्होंने अच्छा, अपनी तो तरफ से तो कोई कसर। कितने लोग थे तशद्दुद करने वाले? 3 थे। क्या आप उन तीनों लोगों को ज़ाती तौर पे जानते हैं? जी जानता हूँ ज़ाती तौर पे। क्या कभी उन लड़कों से कोई आपका कभी झगड़ा हुआ हो, कोई तलखी हुई हो, कोई इख्तलाफ हुआ हो? मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों इख्तियार किया? क्या दुश्मनी थी आपसे कि उन्होंने उस दुश्मनी का बदला लिया है? कभी हमारा ना आमना सामना हुआ है, ना कभी हमारी कोई आपस में कोई रंजिश थी या कोई दुश्मनी या कोई ऐसी कोई रीज़न थी कि जिस पे हम कह सकें। बस वो एक मामला था, हमारे पड़ोस से एक बड़ा सफ़ेद पोश गरीब शख्स है, उसकी बेटी, चूँकि वो कम उम्र लड़की है, वो गायब हुई। अब उसको अगवा गए हैं या रजामंदी, वो उसका ये बाद की बात है। लेकिन चूँकि हमारे पास जो खबर थी कि वो पड़ोस से इस तरह से लड़की गायब है जी, हम एफआईआर करवाने के लिए, बल्कि वो वालिद उसका मेरे पास आया, मैं नमाज़ तरावी पढ़ के सोने की तैयारी कर रहा था, उसने मुझे कॉल की कि नीचे रोड पे आ जाए। मैंने कहा क्यों है? कहने लगा जी चौकी पे चलना, इस तरह से ये मामला है। तो मैं भी चला गया, बल्कि 2-3 दिन हम मुसलसल जाते रहे। अब ये जो नजम नामी लड़का, ये भी दूसरी मुखालिफ पार्टी की तरफ से जाता रहा है कि जी वो बंदे मेरे राब्ते में, मैं फ़ैसला करवा दूंगा, तो आप इस तरह से ना करें, एफआईआर ना करवाएं, यानी कि उनकी हमायत में था। तो वो फिर एफआईआर हो गई। उसके बाद मेरे साथ जो लोग थे 2 और, उनके साथ इसने बहुत बदतमीज़ी की चौकी पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने जो मेरे साथ दूसरे जो मेरे कज़न थे बाद, मैंने उनको मजाकन ये कहा भी कि ये ऐसा ना हो कि हमें कल हमें टारगेट करेगी।
تو وہ کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں کر سکتا. تو ہمیں خدشہ تھا لیکن یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح سے ایک پلان کے تحت اور اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا ظلم و تشدد کریں گے. کیا جن لوگوں نے ظلم کیا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ آپ فیک آئی ڈیز بناتے تھے اور آپ لوگوں کو تنگ کرتے تھے, لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے, تو کیا آپ کو تشدد ہوا اس دوران؟ انہوں نے آپ کے موبائل چھینے, کیا انویسٹیگیٹ کیا کہ آپ سے فیک نمبرز, فیک ویڈیوز یا بلیک میلنگ کے کچھ ثبوت ملے انہیں؟ دیکھیں یہی تو بڑی ایک عجیب و غریب سی ان کی منطق ہے. میں اس کو کیا کہوں کہ ان کے پاس میرا موبائل تھا, پاسورڈ بھی لے لیا, اے ٹی ایم بھی لے لیے, نقد رقم بھی لے لی, تو وہ اس کو لائیو دکھا دیتے. یہ تو ان کو ڈکٹیشن مل رہی تھی کہ جی اس کی ویڈیو اس طرح سے بنائیں کہ اس کیس کا رخ ہم نے پہلے وہ ویڈیو کے لیے کہہ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے رحمان بھائی کہ میری جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہے وہ صرف ایک مدد کی اپیل ہوتی ہے یا پھر جو ہم نے مدد کی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. اس میں کون سی ہم نے ویڈیو کبھی اپلوڈ کی؟ تو ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں طلت آپ نے ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں وہ لوگوں کی مدد کے لیے, وہ بھی پرسنل ہم بھیجتے ہیں بیرون ممالک. اچھا طلت, آج تک آپ نے لوگوں کی کتنی ہیلپ کی؟ کتنے لوگوں کو گھر بنا کے دیے؟ کتنی بیواؤں کے لیے آپ نے مدد کی؟ کتنے لوگوں کے بچوں کی فیسیں دی؟ کچھ کولیکٹیولی ایک کوئی فگر ہے نا؟ اب جو مکان ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے, وہ 52 مکان میں نے 3-4 سال میں تعمیر کروائے ہیں بیرون ممالک سے فنڈ. 52 ہاؤسز آپ نے فنڈ ریزنگ کر کے بنوائے ہیں؟ جی 52 مکانات تعمیر کروائے ہیں. باقی پل, اسکولوں میں فرنیچر اور بیواؤں کی امداد. اور اس وقت بھی MBBS اسٹوڈنٹ جن کی فیس میں ادا کر رہا ہوں ان کی وہ 2-3 وہ ہیں, اور کوئی MSc MPhil, یہ 8 سے 10 یہ لوگ ہیں. اور کسی کا علاج کروانا آپ اکیلے کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب آپ اکیلے کر رہے ہیں یعنی لوگوں سے فنڈ ریزنگ کر کے؟ مطلب پلندری کی طرف سے تو میں اکیلا ہوں نا, باقی تو میرا سوشل پلیٹ فارم تو کافی آپ کو پتہ ہے وسیع. نہیں, سوشل پلیٹ فارم ہے. آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو کام کر رہے ہیں تو آپ فرد واحد کی حیثیت سے, یعنی جو آپ کے والنٹیئر آپ کے ساتھ ہوں, یہ آپ کی پرسنل اسٹرگل ہے نا؟ جی بالکل, میں اکیلا اس میں کر رہا ہوں. رحیم الدین صاحب ہیں, شاید ان کے بڑے بھائی ہیں, ایک کاروباری شخصیت بھی ہے, کوئی ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کا ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا, اظہار ہمدردی اور اظہار افسوس اور ناتعلقی ظاہر کی کہ میرے بھائی نے یہ جو کیا ہے, تو اس کے مذمت کی ہے. تو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں, اگر انہوں نے مذمت کی ہے تو پھر ضمانت کس نے کروائی ہے؟ ایک تو یہ ہے, ان کے پیرنٹس میں ان کے والد پیرالائز وہ چارپائی پہ ہیں, باقی ان کا کوئی بھائی اور تو ہے نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے پاس جو گاڑی ہے اور اسلحہ اور یہ جو بندے مارنے والی ٹیمیں, یہ کون دیتا ہے پھر؟ یہ تو ایک سوال چلو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. کیا رحیم الدین صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے اس معاملے پہ؟ نہیں, میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے. افسوس کیا ہوا میرے ساتھ تو نہیں کیا, البتہ ہو سکتا ہے میری فیملی ممبر کے ساتھ کیا ہو, لیکن میرے ساتھ براہ راست انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. آپ کو دیکھنے بھی نہیں آئے؟ نہیں, میرے ساتھ نہ انہوں نے رابطہ کیا نہ دیکھنے آئے. تو یہ جو نجم جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, یہ کوئی تاجک کھوکر ہے, یہ کوئی ڈان ہے, یہ کوئی بدماش ہے؟ آخر اتنی پاور اور خوف کیوں ہے آپ کے گاؤں میں؟ کیا اس سے پہلے بھی یہ وارداتیں کر رہا تھا کہ دن دہاڑے آپ کو مار کے اور ویڈیوز بنا دی اس نے؟ دیکھیں, ابھی تو پرسنل بھی بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اس نے, میں نے سنا ہے کہ کسی اور کو بھی اس طرح سے ویڈیوز بنائی ہیں, اپلوڈ تو نہیں کی ہیں. خیر وہ کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, لیکن جو میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ چوکی پہ گئے ہوئے میرے ساتھی خالق حسین مہر کے ساتھ اتنا مطلب ان کو دوڑ کے گلے میں پڑا ہے کہ جیسے کہ ابھی ان کے اوپر حملہ ور ہوگا. یہ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں عبدالرؤف صاحب, ان کو بھی اس طرح سے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ بھی اس نے جھگڑا کیا بازار کے اندر. یہ 10-15 دن پہلے بلوچ بازار میں ایک ٹیچر کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے. جالمانڈی میں اس نے ایک بندے کو مارا ہے, وہ FIR بھی درج ہوئی ہے. اس میں یہ براہ راست نہیں تھے, لیکن ان کا یہ جو ڈرائیور جس نے مجھ پہ تشدد کیا ہے وہ نبیل, زینل اور شعیب, ان میں سے کوئی تھا, ان کے اوپر بھی FIR درج ہو چکی ہے. یہ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہا ہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ جو بندہ اس کی بات نہیں سنتا, انہوں نے کچھ اس طرح سے لوگ ان کو منتھلی پیمنٹ کرتے ہیں, جیسے یہ جو بیوپار اس طرح کے, یا پھر کرکٹ یا والی بال کھیلنے والے مین جو فرنٹ پہ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ڈونیشن بھی یہ زیادہ انہی لوگوں سے کرواتے ہیں.
तलत ये बताइएगा कि इस वक्त तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस सुदनौती से आप मुतमईन हैं? चूंकि इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि जो सुदनौती पुलिस इस वक्त तक कत्ल जो हुए, यानी एक पलंदरी का ऐसा केस है तलत, आपको याद होगा कि जो उस नौजवान को धार दरज का एक मलक फैम बरादरी है जो काट के एजा फेंक दिए गए थे, उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। गडाला से एक खलील साहब हैं, उनको मार दिया गया था, बहुत जुल्म हुआ था उन पे, उनके कातिल नहीं मिले। तरारखल से एक मजजूब एक शख्स था, उसका मर्डर हुआ था और उसकी लाश मिली थी लेकिन उसके कातिल नहीं मिले। और भी कुछ केसेस है। क्या आप समझते हैं झगड़ों के तो बेशुमार केसेस है जो लोग पकड़े नहीं गए, पुलिस पे कितनी एक तवक्कुआत है आपकी कि क्या आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं तो ये नहीं कहता कि मुझे पुलिस पे यकीन है। रहमान भाई जी, मेरा सवाल सुना आपने? अच्छा, वो मैं ये कह रहा था, मेरा SHO अकमल साहब पे मुकम्मल यकीन भी है। SP साहब भी नौजवान हैं, मैंने उनकी बहुत लोग उनका मतलब बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि बहुत टैलेंटेड और बहुत मुखलिस SP साहब लंदरी में बैठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि इन अल्टरनेटिव की तरफ बंदा चला जाता है, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करता है, तो मैं तो तवक्को रखूँगा कि बेहतरी की तरफ ले जाएंगे वो। तो क्या आप कानूनी जो एक प्रोसेस है उस पे यकीन रखते हैं और उसी पे उम्मीद लगाए हुए हैं? बिल्कुल, चूँकि हम उस रियासत का हिस्सा हैं जहाँ पे कानून का बोलबाला है, तो हम ज़ाहिर सी बात है अगर कानून को हम फॉलो ना करते होते तो इस वक्त तक हम भी तो इस तरह के वो कर सकते थे, लेकिन हमने इसी वजह से कि हम एक मज़हब सिविलाइज माशरे में रहते हैं तो कानून को ही फॉलो करें और उसका इंतज़ार कर लें। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके हक में आपको याद हो कि बहुत एहतजाज हुए मुख्तलिफ नालियाँ, बलोच और दीगर सोशल मीडिया पे, क्या बरादरी भी है? ज़ाहिर है आपकी एक सोसाइटी में एक सोशल सेक्टर में आपका बरादरी के बड़े लोग भी हैं, कबीले और टब्बर के, तो वो नहीं बैठे इस मामले को लेके कि ये जो नौजवान इस तरह से लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और ये जुल्म जो किया है तो इस पे बरादरी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ आया? नहीं, मैं तो ज़्यादा हॉस्पिटल में रहा हूँ, वो मेरी फैमिली को पता होगा कि फील्ड में क्या हो रहा है। बहरहाल इस तरह से तो फिलहाल फैमिली ने आपको बताया तो होगा, कि बरादरी भी कुछ सोच रही है, नहीं सोच रही? देखना, इसमें बरादरी के सोचने की तो बात ही नहीं है ना। हम तो इस केस को मंत के अंजाम तक पहुँचाएँगे, मुलजिम को जो करार वाक़ई सज़ा है वो दिलवाएंगे और एक इबरत का निशान बनाएंगे ताकि आज के बाद, इससे पहले जो करता है, आज के बाद किसी और के साथ ये काम न करे। ये केस कहीं सियासत की नज़र तो नहीं आ रहा आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने इससे पहले लोगों के लिए हुकूक की जंग लड़ी है, तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगा बहुत। अच्छा, आपको कानून से जो है वो उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, इदारों से, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से क्या पैगाम देंगे? आप अपने पे होने वाले जुल्म के हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि इंसाफ में देरी जो है वो समझ लें कि इंसाफ से इनकार होना है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, इतना बड़ा जुल्म, जबर, तशद्दुद, इनको फौरी तौर पे इनका फ़ैसला भी किया जाए और जो सख्त से सख्त सज़ा है और जो एक्ट बनता है, जो उसमें दफ़ात हैं, क्लास हैं, वो डाल के प्रॉपर जो बनती हैं, क्योंकि हमारा जो उसमें हुक्म ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे केस उसमें थोड़ा मौका मिल जाता है। इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना होगा कि ताकि मुलजिम को जो उसकी सज़ा बनती है वो सज़ा मिले और उसके बाद लोगों को भी इबरत हासिल हो। बहुत शुक्रिया तल्लत, आज आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ ये मलक तल्लत महमूद मौजूद थे। नालिया से ताल्लुक़ है, बहुत जुल्म हुआ और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन अब सुदनौती पुलिस इस वक्त तक 3 या 4 दिन गुजरने के बावजूद उन लोगों को पकड़ नहीं सकी जो मुल्ज़िमान थे। क्या ऐसे ही लोग मार के लोगों को कत्ल करके तो भाग जाएं, छुप जाएं, आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, आखिर वो गए कहाँ पे? सुदनौती की पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है और उन पे एक और धब्बा जो है अगर लगेगा, अगर तल्लत को इंसाफ ना मिला। और यकीनन ऐसे नौजवान जो कि कानून पर एतमाद रखते हैं, कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ इंसाफ के
تلاش کے لیے وہ نکلیں گے. میں حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کیس کو ذاتی طور پہ دیکھتے ہوئے، جو اب بھی جو وزیر اعظم انوار الحق صاحب ہیں، دیکھتے ہوئے ضرور اس مظلوم کو جو ہے انصاف فراہم کرنے میں مدد کریں گے. مجھے اور مہمان شخصیت کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.